गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस बल। हालांकि इस टॉपिक को हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंतर्गत हमने क्या देखा उसको एक बार ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि हमारा एक निर्देश तंत्र S है जो कि क्या है, स्थिर है। ये आपका निर्देश तंत्र S है, ये इसकी एक्सिस है XYZ, ये स्थिर है। और एक अन्य निर्देश तंत्र है आपका S डैश जो S के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से इस प्रकार गति कर रहा है कि दोनों के जो मूल बिंदु है वो परस्पर कैसे हैं, समपाती है। ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ये इस प्रकार की गति हो जाएगी। ये आपका निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा, S डैश, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एक्सिस होगी वो होगी X डैश, Y डैश और Z डैश, और ये आपका जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, जहाँ ओमेगा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए। हम वहाँ उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसके आधार पर हमने क्या देखा था, स्थिति का रूपांतरण देखा था। उसके लिए हमने क्या किया कि मान लो कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का कण स्थित है। तो अगर कोई कण स्थित है तो उसका स्थिति सदिश होगा। उसका स्थिति सदिश हमने S फ्रेम में भी देखा और S डैश फ्रेम में भी देखा, और उनके बीच एक रिलेशन लेकर के आए। वो वेरी सिंपल था, वो आपका क्या था, वो था R डैश इजिकल टू R। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, वेग का रूपांतरण देखा। उसको हमने पूरा अच्छे से डेराइव किया और वो हमारे क्या निकल कर के आया था, V डैश इजिकल टू V माइनस ओमेगा क्रॉस R। तो ये दोनों आपको एज इट इज याद रखना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, दिख ही रहा है, और ये आपने निकाल करके प्रूफ कर लिया। ठीक है। तो आज हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपना सीक्वेंस वही रहेगा। पहले स्थिति का रूपांतरण देख लिया, फिर वेग का रूपांतरण देख लिया, अब हम देखेंगे त्वरण का रूपांतरण और फिर देखेंगे बल का रूपांतरण। तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं त्वरण का रूपांतरण। तो त्वरण के रूपांतरण के लिए बिल्कुल सिंपल सी तकनीक आपको काम में लेनी है। वो तकनीक क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर बनाएंगे। ठीक है। उस ऑपरेटर की सहायता से हम क्या करेंगे, त्वरण के रूपांतरण को देखेंगे। तो आप पहले इस चीज को समझिए। देखो, आपने अभी वेग का जो रूपांतरण समीकरण निकाला वो क्या निकाला था, V डैश इजिकल टू V माइनस ओमेगा क्रॉस R। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इजिकल टू V डैश प्लस ओमेगा क्रॉस R। अब देखो, इससे मैं एक चीज ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, d बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट ये S, d डैश बाई डी टी ब्रैकेट S डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, और ये आपका ब्रैकेट। अब देखो, अगर मैं यहाँ R पुट करता हूँ, यहाँ भी R रखना पड़ेगा, यहाँ भी R और यहाँ भी R। तो ये देखो सेम ये बना कि नहीं बना, डी आर बाई डी टी क्या होता है आपका, V S फ्रेम में, d डैश R। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि R और R डैश दोनों क्या सेम है। हालांकि V डैश जो होता है वो होता है d डैश R डैश अपॉन डी टी। ये जो आपका V डैश होगा ना, ये होगा d डैश R डैश अपॉन डी टी। लेकिन चूंकि R डैश और R दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको हम d डैश R बाई डी टी को भी क्या लिख सकते हैं, V डैश लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा क्रॉस R। तो ये सेम बन गया। तो यहाँ से एक ऑपरेटर आपके अलग से क्या बन के आ गया, d बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट इजिकल टू d डैश बाई डी टी ब्रैकेट प्लस ओमेगा क्रॉस ये ब्रैकेट। ये आपको पता होना चाहिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ से अपना बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण का रूपांतरण। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या होता है, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, dv बाई dt होता है। तो बस सिंपल या क्या रखेंगे आप, ये जो ऑपरेटर आपने बनाया है यहाँ पर आप क्या कर दोगे, v पुट कर दोगे। तो हम करते हैं, देखो आप ये देखिए, d बाई डी टी इसके ब्रैकेट में v, d डैश बाई डी टी इसके ब्रैकेट में भी v, और ओमेगा क्रॉस v। तीनों जगह सेम रखना है, ऐसा नहीं है v डैश रख दो यहाँ v डैश नहीं। अगर यहाँ v है तो यहाँ भी v और यहाँ भी v, बस। तो dv बाई डी टी तो सिंपल ही आपका क्या होता है, चलो एक और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, dv बाई डी टी लिख दिया। और ये v है, इस v को मैं अगर डैश में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस R। ये रहा आपका। उसी प्रकार से ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस R। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो देखो आप, dv बाई डी टी, इसको एक बार एज इट इज रहने दो आप, dv बाई डी टी, इसको ओपन करते तो क्या हो जाएगा,
डी डैश वी डैश बाई डी टी प्लस डी डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब आप इसको आगे देखिए, ये क्या है, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, सिंपल आपका एक्सेलरेशन त्वरण, और किस निर्देश तंत्र में है, एस में है, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। और ये डी डैश वी डैश बाई डी टी है, दोनों डैश में, और वी डैश बाई डी टी है, तो ये भी क्या होगा, त्वरण होगा, लेकिन किस निर्देश तंत्र में होगा, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए डैश। अब ये देखो, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ देखिए आप अलग से, एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, इसको आप कैसे लिखते हो, डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो बस सिंपली इसको बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा डैश क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी, और ये तो सिंपली आपका चल ही रहा है यहाँ पर, ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए, आपको पता है ओमेगा कैसा है आपका, कांस्टेंट है, ओमेगा कैसा है आपका, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कह दिया कि ओमेगा क्या है, नियत कोणीय वेग है। जब कोई कांस्टेंट राशि होती है तो उसका समय के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस राशि का मान क्या होगा, 0। तो ये पद तो पूरा ही क्या चला जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये डी डैश आर बाई डी टी क्या होगा आपका, वी डैश, क्या होगा, वी डैश, तो ये ओमेगा क्रॉस वी डैश और ये भी ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश, तो वो हो जाएगा आपका 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये आपके क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हमें तो डैश वाला चाहिए इधर, तो ये लो एक और डैश वाला इधर कर देते हैं, तो ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये आपके फॉर्मूला निकल करके आ गया त्वरण के रूपांतरण का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद रखना है। अब इससे फिजिक्स क्या निकल करके आ रही है उसको आप समझिए। हमने जब गैलीलियन रूपांतरण देखा था स्थानांतरण गति के संदर्भ में, तब हमने क्या देखा था कि हमारा जो ए डैश था वो ए के इक्वल आया था। किसके इक्वल आया था, ए के इक्वल आया था। लेकिन यहाँ पर ए डैश ए के इक्वल नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ रही है। अब वो टर्म क्या फिजिकली सिग्निफिकेंस आपको दर्शा रही है उसको आप समझिए। ठीक है, तो ये जो पहली बात देखिए, ये टर्म आई क्यों है, ओमेगा की वजह से। अगर ओमेगा को आप 0 करते हो तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ओमेगा क्या है, ओमेगा निर्देश तंत्र एस डैश का कोणीय वेग है एस के सापेक्ष। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर निर्देश तंत्र आपका घूर्णी हो, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटिंग, देन in the expression of acceleration we have 2 extra terms। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा टर्म आपको मिल जाएगी, ये -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश और माइनस ओमेगा क्रॉस आर। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो आपकी क्या है, एक तरह से आभासी पद है, एपेरेंट पोर्शन है आपका। ये तो अभी त्वरण है, जब हम बल निकालेंगे तो सिंपल बल में सिंपल होगा, इसको m से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ये दोनों पद एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये तो ए डैश, जैसे इसको मान लो m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एम ए डैश और ये एम ए, तो एम ए डैश तो क्या हो जाएगा, कण पर बल निर्देश तंत्र एस डैश में, और एम ए क्या हो जाएगा, कण पर बल निर्देश तंत्र एस में। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इनको हम क्या कहेंगे, आभासी बल। तो उसी प्रकार से ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, आभासी त्वरण। जो हमने स्यूडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स या छद्म बल की परिभाषा देखी थी, वहाँ पर हमने क्या कहा था, अगर निर्देश तंत्र कैसा हो, गतिशील हो, तो कण पर वास्तविक बल के साथ साथ आभासी बल भी कार्य करते हैं। लेकिन वो तभी तक कार्य करते हैं जब निर्देश तंत्र कैसा हो, गतिशील हो। उसी प्रकार से आप देखिए, अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो ये त्वरण भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये जो दोनों है वो एक तरह से क्या है, आपके आभासी त्वरण है, दोनों ही आभासी त्वरण, एपेरेंट एक्सीलरेशन। और इन दोनों के पर्टिकुलर अलग नाम है। ये जो है आपका -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, इसको आप कहते हो कोरियोलिस त्वरण, कोरियोलिस त्वरण। और ये जो आपका है माइनस ओमेगा क्रॉस आर, इसको आप कहते हो अपकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, अपकेंद्रीय त्वरण।
ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, आभासी त्वरण है। तो यहाँ से आपकी क्या निष्कर्ष निकल गया कि घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का जो त्वरण होता है उसके वास्तविक त्वरण के साथ साथ पर कुछ आभासी त्वरण भी होते हैं, जिनको हम क्रमशः कोरियोलिस त्वरण और अपकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो ये आपका त्वरण का रूपांतरण है। अगर आपसे पूछ ले तो आपको यहाँ तक लाना है और उसके पश्चात आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके बताना है। कंडीशन क्या है, निर्देश तंत्र आपका कैसा होना चाहिए, घूर्णी होना चाहिए। ये लाइन मेंशन करनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज निर्देश तंत्र घूर्णी नहीं है तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण का रूपांतरण। अब अगला हम बल का करते हैं, वेरी इजी है। बल का रूपांतरण तो वेरी इजी है, ठीक है। तो बल के रूपांतरण में सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपने त्वरण का रूपांतरण निकाला है उसको कण के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके क्या निकल जाएगा, आपके निकल जाएगा बल का रूपांतरण। तो चलो उसको करते हैं आगे। आपका टॉपिक है बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप लिखोगे वी नो दैट, आप क्या जानते हो, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लो एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, f डैश इज इक्वल टू एफ प्लस इसको आप कह दोगे एफ ए। ठीक है, एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए आपका क्या है, एपेरेंट फोर्स, या इसको आप कह सकते हो आभासी बल। ठीक है, कैसे है वो मैंने आपको लास्ट में बता दिया जब आभासी त्वरण बताया था कि ये तो कण पर बल है। देखो एम ए डैश क्या है, एफ डैश है, और एफ डैश क्या है, कण पर लगने वाला बल एस डैश फ्रेम में। ठीक है, और आपका एम ए क्या है, कण पर लगने वाला बल जिसको आप मेजर कर रहे हो एस फ्रेम में। और ये जो दोनों पद हैं वो दोनों पद आ क्यों रहे हैं, ओमेगा के कारण आ रहे हैं। निर्देश तंत्र घूर्णी इसलिए आ रहे हैं, और निर्देश तंत्र अगर घूर्णी नहीं है तो ये दोनों पद नहीं आएंगे। तो इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, आभासी बल है, और ये निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में कार्य नहीं करते हैं, लगते हुए प्रतीत होते हैं। इनका भी नाम क्या हो जाएगा, पूरे को तो आप दोनों को मिला के आभासी बल कहोगे, और इंडिविजुअली इसका नाम तो हो जाएगा एफ कोरियोलिस। वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, याद रखना ये माइनस सहित है पूरा, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज याद रखना है, एफ कोरियोलिस इजिकल टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, और आपका जो एफ सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय वो हो जाएगा माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। ये दोनों क्या है, आभासी बल है। ठीक है, तो हमारा मेजर जो कंसर्न रहेगा वो कोरियोलिस फोर्स पर ही रहेगा। आगे जो टॉपिक चलेंगे वो पूरे कोरियोलिस फोर्स पर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप और समझिए, ये दोनों बल, आपने एक चीज़ तो ये समझ ली कि दोनों ही प्रकार के आभासी बल केवल तभी लगते हैं जब निर्देश तंत्र कैसा हो, आपका घूर्णी हो। लेकिन कोरियोलिस बल के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है, वो क्या है, वी डैश। अब वी डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कण, अगर मान लो मैंने कह दिया कोई निर्देश तंत्र घूर्णी है, कोई कण किसी बिंदु पर स्थित है, कण किसी बिंदु पर स्थित है तो उसका स्थिति सदिश तो होगा, यानी उसका आर तो होगा, आर होगा तो ये बल लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए तो केवल एक ही कंडीशन, निर्देश तंत्र कैसा होना चाहिए, घूर्णी होना चाहिए, और कण कोई स्थित होना चाहिए। तो घूर्णी होगा तो ओमेगा मिल जाएगा, और कण होगा तो आर मिल जाएगा। लेकिन कोरियोलिस बल के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन यह है कि कण आपका कैसा होना चाहिए, गतिशील भी होना चाहिए। अगर कण गतिशील नहीं है तो वी डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वी डैश जीरो होगा तो इस पद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है ना, आप अपने आप इसको लिख लेना, बस सीधा सा तरीका है। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं बड़े इत्मीनान से बोल रहा हूँ, एक एक लाइन को सुनिए और आराम से नोट कीजिए। तो आप सुन लीजिए क्या लिखना है, कि देखिए पहले पूरा सुन लीजिए आप, कि जब निर्देश तंत्र अगर घूर्णी है, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो कण पर वास्तविक बल के साथ साथ दो प्रकार के आभासी बल भी कार्य करते हैं, जिनमें से एक आपका कहलाता है कोरियोलिस बल और दूसरा कहलाता है अपकेंद्रीय बल।
दोनों ही प्रकार के आभासी बलों के लिए प्राथमिक या आवश्यक शर्त है कि निर्देश तंत्र कैसा होना चाहिए, घूर्णी होना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस बल के लिए एक अतिरिक्त शर्त या एक्स्ट्रा कंडीशन यह है कि निर्देश तंत्र न सिर्फ घूर्णी होना चाहिए अपितु उसमें स्थित जो कण है वह गतिशील भी होना चाहिए। इस स्थिति में ही कण पर कोरियोलिस बल कार्य करता है और ये दोनों बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कोरियोलिस बल का। तो हमने जो हेडिंग लिखी थी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स, तो हम यहाँ तक पहुँच गए कोरियोलिस फोर्स। तो इस एक्सप्रेशन को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, F कोरियोलिस इजिकल टू -2m ओमेगा क्रॉस V डैश। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोरियोलिस फोर्स के एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपको जो फिजिकल इवेंट्स या भौतिक घटनाएं जो घट रही है और उन घटनाओं में कोरियोलिस फोर्स किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है ना, उन सबको हम बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। थैंक यू।